साथियों, जय मूल निवासी। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बुसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ग्रुप, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट टाइम्स, सोशल मूवमेंट पार्टी, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, भारतीय मूल निवासी संघ की तरफ से। साथियों, आज 7 अक्टूबर 2021 थर्सडे एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे मूल निवासी बहुजन समाज की तरफ से आई हैं और काफ़ी सारे इश्यूज़ बर्निंग जो हैं वो सामने हैं। तो एक अरसे से सोच रहा था कि फिर से एक बार एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच जागृति के लिए विचार रखे जाएं, मगर समाज की हालत देखकर कभी कभी लगता है कि शायद अभी समय लगेगा। जागृति जिस लेवल की आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे जागृति आई भी है, सो डिमोरलाइज होने वाली भी कोई बात नहीं है। आज के हालात पे बात करते हैं साथियों। किसान आंदोलन एक लंबे अरसे से चल रहा है। 700-800 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में मारे गए हैं और अब तो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, उनके बेटे की गाड़ी, उनकी गाड़ी और पीसफुली एजिटेट कर रहे किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई। रौंद दिया गया, गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया किसानों को। और ये पहली घटना नहीं है। इसके कुछ अरसा पहले किसानों पे बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हरियाणा सरकार द्वारा करवाया गया। एक डीएम के आदेश पे भी काफ़ी किसानों को पीटा गया, मारा गया। उससे पहले भी किसानों पे कई तरह के हमले हुए। कभी आरएसएस और बीजेपी के लोग पुलिस के संरक्षण में दिल्ली के बॉर्डर पे धरने पे बैठे हुए किसानों पे हमलावर हुए। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा भी कुछ बदलने लगी है। क्या उम्मीद रखें इंसाफ की? ये सुप्रीम कोर्ट किसके दबाव में काम कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। अंबानी अडानी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाएगी, आरएसएस के खिलाफ कभी कोई ऑर्डर नहीं करेगी। भाजपा के खिलाफ और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आंख नहीं खुलती। राफेल का मसला हो या ब्लैक मनी पे पनामा पेपर लीक्स के बाद अब जो पेंडोरा पेपर लीक्स जो अभी मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चेतती। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हों, चीफ जस्टिस हों, रहे हों अब तक, या अब जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल हैं, शायद इन सब की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अडानी के एयरपोर्ट पर 3000 किलोग्राम नारकोटिक एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का जो मामला सामने आया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं देख पाई। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे। रिजर्वेशन पे जितनी भी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट या रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट से आती हैं, ऐसा लगता है नागपुर से आरएसएस हेडक्वार्टर से लिख कर आती हैं और जजेस साइन करके डिक्लेयर कर देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। लेकिन एक चीज़ तो साथियों कॉमन है सब चीज़ों में, वो चाहे शासन की कार्यशैली हो, प्रशासन की हो, न्यायपालिका की हो या मीडिया की हो, सबका रुझान मनुवादियों के हित में, ब्राह्मणवादियों के हित में है। आप देखिए, जब से भाजपा
केंद्र में सत्ता आसीन हुई है 2014 से। पूरे भारत में एक नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी। सो कॉल्ड अपर कास्ट के ये जो लोग हैं, और ख़ास करके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बानिया जो कम्बिनेशन है, क्षत्रिय वैश्य भी इनकी सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो खुद विक्टिम है, उन्हें पता ही नहीं है। विक्टिम तो बानिया भी है मगर उसे भी पता नहीं है। तो ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र में ये तीनों ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं। और शूद्रातिशूद्र जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। हिंदू मुस्लिम करके ये मुस्लिम समुदाय पे अटैक करवाते हैं, हिंदू सिख करके ये सिख समुदाय पे अटैक करवाते हैं, हिंदू क्रिश्चियन करके ये क्रिश्चियन समुदाय पे अटैक करवाते हैं। और हमारे SC ST OBC की जो भोली भाली जनता है, वो ये नहीं जानती कि 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हैं वो SC ST OBC से ही कन्वर्टेड लोग हैं। 98%, यानी SC ST OBC और इनसे धर्मांतरित जो मूल निवासी बहुजन समाज है, 93% ये सारा समाज है। मगर 98% मुस्लिम, 98% सिख और 98% क्रिश्चियन जो हैं, ये SC ST OBC से कन्वर्टेड हैं। और ये सच जो है ये SC ST OBC नहीं जानता है। यही वजह है कि वो मुस्लिम से हिंदू बनकर नफरत करता है, सिख से हिंदू बनकर नफरत करता है, क्रिश्चियन से हिंदू बनकर नफरत करता है, और ब्राह्मणों के षड्यंत्र में फंसकर अपने आप को हिंदू समझकर इन पर अटैक करता है। और जब इनसे भिड़ता है तो या तो मुस्लिम मारा जाता है, या सिख या क्रिश्चियन, या फिर SC ST OBC हिंदू के नाम पे मारा जाता है। दोनों तरफ शूद्रातिशूद्र ही मारा जाता है। यानी भारत का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उसी के लोग दोनों तरफ मारे जाते हैं। और इनको लड़ाने और बिठाने वाले ये जो मनुवादी लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, इनका कोई भी शख्स नहीं मारा जाता। कोई इक्का दुक्का अपवाद हो भी सकता है। साथियों, ज़रा गौर फरमाएं, ऐसा क्यों करते हैं ये? थोड़ा सा आज के हालात पे चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में कश्मीर में सिख और हिंदू लोगों के कत्ल शुरू हो गए हैं, और बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट या टेररिस्ट जो हैं वो उसे मार रहे हैं। यानी ब्राह्मणों को, पंडितों को और सिखों को मार रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मुस्लिम और हिंदू का मामला खड़ा करने की कोशिश है, मुस्लिम और सिख का मामला खड़ा करने की कोशिश है। तो ये कोशिश क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई आज की तारीख में कि ये करना पड़ रहा है? साथियों, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5-6 राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं। 6 महीने का भी समय नहीं बचा, 5 महीने से कम का समय बचा। भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शिक्षा पूरे देश में ख़त्म हो चुकी है, भाजपा ने खुद डेलिब्रेटली ख़त्म कर दी है। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य को ले लें, पूरी तरह से चरमरा गया है पूरे भारत में, हर प्रदेश में, हर यूटी में, पूरे भारत में। एम्प्लॉयमेंट की ये हालत है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार दर भारत की आज है। यानी पढ़े लिखे, अनपढ़, सेमी क्वालिफाइड जितने भी लोग हैं, और लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, किसान, मजदूर, पूरा यहाँ तक कि वैश्य कम्युनिटी की जो दुकानें हैं उन पे जाके आप सर्वे कर लें, उनका भी 80% बिजनेस चौपट हो गया। क्षत्रिय या राजपूत जो खुद को समझते हैं, उनकी भी एक सर्वे कर लें, उनकी रिपोर्ट भी देख लें, उनके भी 99% लोग अब खज्जल हो रहे हैं, बिल्कुल बेकार होकर बैठे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गई भारत में। हालांकि क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणों के मंत्र मुग्ध नशे में इस चीज़ को शायद तस्लीम ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पर सच्चाई यही है। सारी की सारी मलाई तो अकेले ब्राह्मण ही खा रहे हैं, चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, ये मीडिया में हो, या इस देश के साधनों संसाधनों की अगर हम बात करें। पूरा देश बेच दिया गया है, एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, पोर्ट, बंदरगाहें बेच दी गई हैं, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि रेल बेच दी गई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बड़ी सारी तकरीबन बेच दी गई हैं।
होटल्स गवर्नमेंट के बेच दिए गए, सब कुछ तकरीबन सारा बेच दिया गया और बेचा किसे गया है? अंबानी, अडानी और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जो कि हैंड इन ग्लोव हैं आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ। उसके बाद पर्सनल सिक्योरिटी की हालत देख लीजिए। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा रेप, मर्डर, ड्रग्स, क्राइम, हर तरह का क्राइम पीक पे है इन सब प्रदेशों में, और पूरे भारत में भी आप देख लीजिए स्थिति बहुत बुरी है। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ भारत में नहीं बची, कुछ नहीं बचा। तो 2014 से लेकर आज तक, यानी 7 अक्टूबर 2021 में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, या आज तक पूरे भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्म सुरक्षा और रूल ऑफ लॉ, जिसे कानून का राज कहते हैं, सब फ्रंट से सरकार फेल हो चुकी है। इसके अलावा भी सरकार पूरी तरह फेल है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के मामले में फेल है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में फेल है, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी देखिए भारत की फजीहत हो रही है। अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी बतौर प्रधानमंत्री 4,500 करोड़ के प्लेन में अमेरिका में जब गए, तो जो बाइडन और वहाँ पे हमारी जो भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करके वापस आना पड़ा। ये हालत हो गई है। मीडिया की जो हालत वहाँ पे हुई वो भी आपने देखी, खास करके आज तक की जो एंकर वहाँ गई थी उनकी भी हालत आपने देखी। तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज में भाजपा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जीरो पे, शून्य पे आ चुकी है, रादर माइनस में जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज अब देखिए कितने बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ चुका है। आज हर पैदा होते बच्चे पे कितना बड़ा कर्ज है, आप देख लीजिए। भूखमरी के कगार पे भारत देखिए कहाँ पहुँच चुका है। 140 में से करीब 98 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से नीचे थे आपको मिलेंगे, और कम से कम भी 68 करोड़ लोग जो हैं भूखमरी के शिकार होने की कगार पे पहुंच चुके लोग हैं। ये भाजपा के राज में भारत की हालत हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, कांग्रेस के राज में भी हालात बहुत बदतरीन थे, मगर अब बदतरीन से भी ज़्यादा बदतरीन हो चुके हैं। हाशिए पे पूरा देश जा चुका है। तो ऐसे में खुद को सत्ता में बनाए रखना और इस देश को और बर्बाद करना, और गोलवलकर के निर्देशों का पालन करते हुए 95% लोगों को भूखमरी के कगार पे पहुंचा के, घुटने के नीचे दबा के उस पर राज करने की जो रणनीति इनकी है, उसको चलाए रखना, बनाए रखना, ये तभी संभव होगा जब SC ST OBC खुद को हिंदू समझेगा। और वो कब खुद को हिंदू समझेगा? जब उसे मुस्लिम से लड़ाया जाएगा, सिख से लड़ाया जाएगा, क्रिश्चियन से लड़ाया जाएगा, यानी अपने ही घर से धर्मांतरित हुए भाई के साथ लड़ाया जाएगा, बिना ये बताया कि वो तुम्हारा ही DNA भाई है, तुम्हारा ही ब्लड ब्रदर है, ये नहीं बताया जाएगा, और खुद वो खोज करेगा नहीं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मनुवादियों के, उसमें राक्षसों का काफ़ी सारा विवरण मिलता है। बड़े बड़े सींग, लंबी सी पूंछ, इस तरह का विवरण मिलता है। कोई स्केलेटन मिला आपको कहीं? सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में कोई राक्षस नहीं था, बुद्ध संस्कृति में कोई राक्षस नहीं था, और 12वीं शताब्दी के अंत तक सिंधु घाटी से 4100 साल पहले तक सिंधु घाटी सिविलाइजेशन थी, और 12वीं शताब्दी के अंत तक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी हमारे भारत में। उसके बाद मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेज़ों का रहा, और ब्राह्मणों ने इस दौरान वर्ण और जातियाँ और ये सारी प्रताड़ित करने वाली चीज़ें बनाई। तो अपने धर्म ग्रंथ जो 1464 के बाद उन्होंने लिखे, अब तक पिछले 550 साल में, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, उनमें जो राक्षसों का जिक्र किया वो मिले कहीं आपको? वो आप ही लोग हो, SC ST OBC और आपसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन्हीं को राक्षस कहा गया। ये एक षड्यंत्र है जिसे आप समझ पाते तो शायद बहुत सी चीज़ें समझ पाते। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आज पहला नवरात्रा है, आप सब देवियों की पूजा करोगे। किसको मारा उन देवियों ने? राक्षसों को। कौन थे वो राक्षस? आपके पुरखे, आपके पूर्वज। कौन थे महिषासुर? आपके पूर्वज। जो बड़े बड़े राक्षस, दैत्य, ये नाम बताते हैं अपने धर्म ग्रंथों में, कौन है वो? सब मूल निवासी बहुजनों के पुरखे हैं, बुजुर्ग हैं। हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्गों का इन्होंने कत्ल किया और अपनी
कत्ल करने वाली देवियों का और देवताओं का ये महिमा मंडन हम ही से करवाते हैं और मूर्खतावश अज्ञानतावश हम करते चले जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था, हमारा एक ही दुश्मन है अज्ञानता। अगर हम इस अज्ञानता को अपने समाज से भगा दें और रोशनी ज्ञान की सबके अंदर ले आएँ, सबको ज्ञानवान कर दें, तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। मगर हमने ये बात नहीं समझी। दिल्ली में दंगों में जो कुछ हुआ आप देख लीजिए, कोर्टों की क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। सभी मुस्लिमों को झूठे केसों में फंसाया गया और इस सुनियोजित ढंग से आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इन दंगों को अंजाम दिया। ये अब कोर्ट्स कह रही हैं, अखबारों में आपने पढ़े होंगे, अब नए फैसले जो आए हैं सब में यही चीज़ें उभर के आ रही हैं। तो मुस्लिम कौन है? 98% मुस्लिम मूल निवासी बहुजन है। सिख कौन है? 98% सिख मूल निवासी बहुजन है। क्रिश्चियन कौन है? 98% क्रिश्चियन मूल निवासी बहुजन है। और SC ST OBC ही मूल निवासी बहुजन है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर सबके सभी मूल निवासी बहुजन ही हैं। क्षत्रिय वैश्य भी शायद DNA करवाए तो काफ़ी सारा क्षत्रिय वैश्य भी शायद मूल निवासी बहुजन निकल सकता है, मगर दावे से ये नहीं कहा जा सकता। तो 6 से 7% इनकी आबादी है। तो इस षड्यंत्र को कब समझेंगे आप? कब समझेंगे आप? अमेरिका में भी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन रहते हैं। अमेरिका में भी भारत के गए हुए लोग रहते हैं जो खुद को हिंदू समझते हैं, या गैर हिंदू भी कह लीजिए, यहाँ से जो गए हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह रहते हैं। वहाँ क्यों नहीं भिड़ते ये लोग? वहाँ क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्योंकि वहाँ पर इनको लड़ाने और भिड़ाने वाले ब्राह्मण नहीं है, ये नाम मात्र है। और वहाँ के कानून ऐसे हैं कि उनकी नहीं चलती है और वो नहीं लड़ा पाते हैं। यहाँ वो हमें ही लड़ाते हैं, हमारा ही ब्लड शेड करवाते हैं और हम पर राज करते हैं। अब आप कहेंगे कश्मीर में तो हिंदुओं को मारा गया, पंडितों को मारा गया और एक सिख महिला को मारा गया, ये तो मुसलमानों ने ही मारा होगा। अरे बाबा, जब कोई हिंदू मरता है तो किसको फ़ायदा होता है? मुस्लिम को नहीं। RSS को, भाजपा को, कांग्रेस को या हिंदुत्ववादी संगठनों को, इन सबको फ़ायदा होता है। तो कब समझेंगे हम लोग इस षड्यंत्र को? साथियों, आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, SC ST OBC 98% मुस्लिम, 98% सिख, 98% क्रिश्चियन, ये सब लोग जो हैं 93% पॉपुलेशन है भारत की। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर ये सब लोग मूल निवासी बहुजन हैं। इसके अलावा फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, एंग्लो इंडियन, ये लोग हैं तो बाहर के, मगर भारत के संविधान को मानने वाले शांतिप्रिय लोग हैं और शांति से हमारे साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो इनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको मिला लीजिए, 93% से ज़्यादा ये लोग हैं। तो इन मनुवादियों को ध्वस्त करने के लिए आइए एकजुट हो जाएं। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आइए हम सब मूल निवासी बहुजन और ये जो फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, एंग्लो इंडियन जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर यहाँ रहना चाहते हैं, इनको साथ में लेकर दुश्मन को परास्त करें। मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को पर लताड़ें और हाशिए पे ले जाएं और हरा दें, और इनके सारे मंसूबों को हम अंजाम तक पहुंचने से फेल करें, डिफीट करें। और आइए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, प्यारी EV रमास्वामी नायकर जी, राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी, क्रांति युग पुरुष रैदास जी, कबीर जी, सैन जी, धन्ना जाट, गोरे जी महाराज, जितने भी हमारे संत महामानव हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध, 28 गौतम बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए हमारे, लास्ट गौतम बुद्ध थे। 28 बुद्धों के बाद आज तक जितने हमारे महामानव हुए हैं, सबके सपने को अगर साकार करना है, तो इस देश को अगर हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रस्थापित करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आइए साथियों एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर इन मुट्ठी भर लोगों को परास्त करें, ध्वस्त करें, और फिर से अपना वो ग्लोरीफाइड इतिहास जो है, वो जो हमारा स्वर्णिम युग जो था 12वीं शताब्दी तक, जो हमारा बुद्धिस्ट एरा था, उसे वापस ले आएं। इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि सबको बुद्ध बना दें। सब तर्कशील हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, सूझवान हो जाएं, नॉलेजेबल हो जाएं, और सच क्या है उससे जानने वाले हो जाएं, और सच की राह पर चलकर अपने देश को तरक्की के रास्ते पे और आगे बढ़ाएं, दुनिया के सारे देशों से आगे ले जाएं। आइए ये प्रण करते हो कि हम ऐसा करेंगे और अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो ज़रूरी है। मैं इस आशा और विश्वास के साथ आपसे रज़ा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
इस उम्मीद के साथ कि तब तक आप तैयारी कर लेंगे और हम फिर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। सभी साथियों को मेरा एक बार फिर जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।